हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th के लिए। और जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आईआईटी जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल आईआईटी जेईई और नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली, इसमें जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे को आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स और थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको इन चैप्टर्स की नॉलेज कम है, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप मेरे से पूछते रहना। अगर जहाँ जहाँ इसका यूज़ होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम का, रेडॉक्स का और थर्मोडायनेमिक्स का, तो मैं आपको वो टॉपिक रिकॉल करवाता रहूँगा, उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया करने हैं मेरे को। मैं आपको सब्जेक्ट सिखाने आया हूँ, ना कि यहाँ रटवाने के लिए। आप देखते रहना। आपको मैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नाम से सीरीज चल रही है, एक सफ़र, कोई भी टॉपिक मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया करने चाहता हूँ। उसके बाद देखो, मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा यहाँ जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, और मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बेसिकली हम यहाँ देखो, एक तो वर्ड हो गया इलेक्ट्रो और एक हो गया केमिस्ट्री। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को किससे कंबाइन करवाएंगे? केमिस्ट्री से। तो देखो, इलेक्ट्रो से ले लिया मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसका मतलब हो गया केमिस्ट्री से केमिकल एनर्जी। क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। तो देखो, यहाँ केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन करेंगे केमिस्ट्री से। तो एक तो मिल गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी क्या हो गई? केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, या फिर तुम ये कहना चाहो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में बताती है। तो उसी को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरी केमिकल एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर डिफाइन करने चाहें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with interconversion, interconversion of केमिकल एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो वो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमारे को केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में बताती है। एंड इट ऑल्सो डील्स विद कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये फिजिकल केमिस्ट्री मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। अगर कोई तुम्हारे से पूछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, तो इस तरीके से तुम बता सकते हो। अब देखो, मैंने यहाँ लिखा है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। देखो, ये दो वर्ड से मिलके बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी ले हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री से मतलब केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल एनर्जी। अब जो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहला तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो सेकंड जो होता है वो होता है कंडक्टेंस, जो मैंने अभी लिखा था कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम इस चैप्टर में कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन होता है वो होता है एनालिटिक केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री। अब जो ये थर्ड क्लासिफिकेशन है एनालिटिक केमिस्ट्री, ये जो टॉपिक है
ये टॉपिक एमएससी लेवल का है। तो इस टॉपिक को तो हमारे को पढ़ना नहीं, हमारे को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। मेनली अपने को इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसको फर्दर फिर से डिवाइड कर दिया 2 टाइप्स में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फर्स्ट जो होता है वो होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और या फिर इसी को बोल सकते हैं हम वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। और जो सेकंड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर इसी को तुम कहो इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि जो यहाँ टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ही यूज होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये अपना इस चैप्टर का मेजर पार्ट रहेगा। तो अपने को मैक्सिमम जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, और कुछ टॉपिक अपना है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी जो मेजर पार्ट है वो है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल, और इसका जो पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का वो क्या है, कम है, मतलब कि ये मेजर पार्ट है, ये पार्ट बिल्कुल छोटा ही है। तो अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पहले गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के बारे में। इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। अब यहाँ से देखो मैं आपको गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तो केमिकल एनर्जी और दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में बताती है। तो यहाँ अपने को देखो सबसे पहले एनर्जी जो है, एनर्जी के 2 टाइप्स पढ़ेंगे हम, एनर्जी के 2 टाइप्स पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट जो टाइप होगा वो होगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और जो सेकंड टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मेनली अपने को ये 2 टाइप पढ़ने हैं एनर्जी के। अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जब भी एनर्जी को ट्रांसफर, तो देखो एक ही फॉर्म में एनर्जी की एक फॉर्म मिलेगी, वही फॉर्म क्या होगी, ट्रांसफर होगी, उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब देखो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था, तो उसमें हमने पढ़ा था सिस्टम टू सराउंडिंग। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी वो कहाँ से, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, यही पढ़ा था। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, सिस्टम टू सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग टू सिस्टम। तो ये हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट किया है उसी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ से देखो अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या होगी, चेंज होगी। जैसे अभी मैंने बताया था, या तो केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में। तो इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वो किस में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहीं से हम पढ़ेंगे। और जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ये हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया। सिस्टम टू सराउंडिंग में ट्रांसफर होते हैं या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होती है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसका अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। आज हर दिन हर रोज़ और अभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। मेरे पास ये माइक है, इस माइक में भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। कैसे, देखो इसके अंदर सेल है, मैं जो बोल पा रहा हूँ वो इसको कैच कर रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेल्स हैं। जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन ले लिया, मोबाइल फ़ोन में बैटरी है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। कैमरे है, जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, क्योंकि उसमें भी क्या सेल या बैटरी होती है। तो हर जगह आज के दिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब हर दिन या फिर हर रोज़ कहें, या अभी प्रेजेंट में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो मैंने बताया एनर्जी के दो ही फॉर्म पढ़ेंगे हम, या दो टाइप्स के लिए एनर्जी पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक ही फॉर्म ट्रांसफर होती है एनर्जी की, इसमें एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब देखो मैंने अभी तुम्हारे को बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को टू टाइप्स में डिवाइड किया था, एक तो था गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल, और दूसरा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब यहाँ से एक एनर्जी थी केमिकल एनर्जी, और दूसरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो यहाँ से क्या बता सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर नहीं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को बोल सकते हो तुम वोल्टिक सेल। अगर तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो सिंपल भाषा में अगर बताना चाहूँ तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ से तुम बता सकते हो गैल्वेनिक सेल या फिर क्या वोल्टिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल को क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर कभी भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो ये बता सकते हो इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो इस तरीके से तुम दोनों को डिफाइन भी कर सकते हो। अब देखो इनके अंदर मैं दोनों के बेस पे तुम्हारे को डिफरेंस बता दूँ, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ए device which is used to chemical energy and electrical energy, a device which is used to chemical energy and electrical energy, या फिर ये लिखो used to, a device which is used to interconvert, a device which is used to interconvert chemical energy and electrical energies, each other, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या फिर बोल सकते हो ए डिवाइस विच इज यूज टू इंटरकन्वर्ट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज ईच अदर, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो ए डिवाइस विच इज यूज टू इंटरकन्वर्ट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज इनटू ईच अदर्स, जो इंटर कन्वर्ट करे किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इनटू ईच अदर, यहाँ ये लिख लेना इनटू ईच अदर्स, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बता देता हूँ, तो आप डिफरेंस लिख सकते हो। गैल्वेनिक सेल यहाँ ले लिया मैंने, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को बोलेंगे वोल्टिक सेल, और ये ले लिया मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखो सबसे पहले तो गैल्वेनिक सेल होता क्या है, अभी बताया था मैंने, इट कन्वर्ट्स
इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। उसके बाद बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लोज होगा ड्यू टू अक्रेंस, इसके अंदर क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। जब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब भी बात करेंगे तो उसमें हमेशा इनके अंदर कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और इनके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कैसी होगी रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं बताऊंगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फ्लोज ड्यू टू occurrence of spontaneous reaction। इसके अंदर जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रिक फ्लोज ड्यू टू अक्रेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब कि जब भी केमिकल सेल या वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ जो रिएक्शंस होंगी केमिकल रिएक्शन वो कैसी होंगी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होंगी। अब देखो केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो स्पॉन्टेनियस और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन क्या हो, अपने आप हो जाए, क्या हो जाए, अपने आप हो जाए, उसी को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप ना हो, मतलब कि उसको एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा करवाया जाए, उसको कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसमें लिख सकते हैं ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is carried out by supplying current from external battery। ठीक है, तो जब भी देखो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, जब भी हमारे को सप्लाई करना हो करंट वगैरह तो उसके लिए क्या, एक एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ रखूँ और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा यहाँ से, जैसे ही छोड़ दूंगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो देखो अपने आप क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। मैंने इस मार्कर को यहाँ से छोड़ा तो ये अपने आप क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखो अपने आप नीचे आ रहा है ये स्पॉन्टेनियस। अब इस मार्कर को मैं यहाँ रख दूँ, अब ये मार्कर अपने आप यहाँ चला जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता ना। अब ये मार्कर ऊपर जाएगा नहीं, इसको ऊपर ले जाने के लिए देखो मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ। तो मैं क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स हो गया, मतलब इस मार्कर को यहाँ से यहाँ ले, बॉटम से टॉप पे ले जाने के लिए, क्योंकि मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने आप तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि अपने आप तो इसको जैसे छोड़ोगे तो ये कहाँ आएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उस एक्सटर्नल सोर्स का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसको जैसे ही ऊपर लेके जाऊँगा, तो अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो जैसे ही मैंने यहाँ रखा तो ये अपने आप क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये तो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। अब इसको बॉटम से टॉप पे लेके जाऊँगा तो अपने आप जा नहीं सकता, इसको मैं लेके जाऊँगा, तो मैं क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स। तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके बाद बात आती है साइन कन्वेंशन की। देखो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो है साइन कन्वेंशन। मैं आपको जब इसके डायग्राम या इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा साइन कन्वेंशन। तो जब भी देखो एक अपने पास होता है एनोड, तो एनोड हमेशा कैसा होगा, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के अंदर होगा नेगेटिव, और कैथोड जो होगा वो होगा पॉजिटिव। और एनोड पे, क्योंकि देखो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज, तो उसी की वजह से यहाँ नेगेटिव। मैं आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप देखना। तो यहाँ हमेशा एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वहाँ क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब इधर भी देखो साइन कन्वेंशन में एक एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और दूसरा क्या है, कैथोड। तो अब यहाँ बात करें
तो एनोड यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव और कैथोड यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। देखो साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखना, इसमें एनोड नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव, यहाँ कैथोड पॉजिटिव होता है, यहाँ कैथोड नेगेटिव। लेकिन अब ये मत बता देना कि एनोड पे क्या होगा रिडक्शन। देखो साइन चेंज होंगे एनोड पे ऑलवेज क्या होगा ऑक्सीडेशन, ये हमेशा ध्यान रखना तुम। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। सिर्फ साइंस का ध्यान रखना, साइन क्या होंगे चेंज होंगे। यहाँ साइन नेगेटिव है, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोलिटिक में पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी होती हैं तो तुमने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा, डेल जी की वैल्यू यहाँ लिख लो, डेल जी हमेशा क्या होगा लेस देन 0 होगा, या फिर इसको बोल सकते हो नेगेटिव, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होगी नेगेटिव होगी। यहाँ अगर बात करें तो डेल जी क्या होगी ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव। डेल जी कैसी होगी पॉजिटिव, डेल जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखो यहाँ से डेल जी लेस देन 0, क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, ये पेन यहाँ से यहाँ, तो इनकी खुद की एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है, तो क्या होगी इनकी खुद की एनर्जी पहले 0 थी, तो उससे मतलब कि सपोज करो कुछ भी एनर्जी है तो वो एनर्जी इन्हीं की खर्च हो रही है, मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो जो इनके पास एनर्जी थी वही एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो ये क्या होगी डिक्रीज होगी। इसी के लिए डेल जी की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0 या फिर नेगेटिव। इसके अंदर देखो जब भी रिएक्शन होगी तो वो कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो एनर्जी सप्लाई होगी वो कौन देगा एक्सटर्नल सोर्स देगा, मतलब इनके पास इसके अंदर जो भी सॉल्यूशंस होंगे उनकी एनर्जी तो क्या होगी सेम, मतलब जो पहले थी वो भी अब भी क्या रहेगी सेम, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिल रही है तो उनकी एनर्जी जो पहले थी वही रहेगी, मतलब कि उनकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। तो यहाँ डेल जी की वैल्यू जो होगी वो होगी ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव। यहाँ जी एनर्जी डिक्रीज होते, यहाँ जो उनकी खुद की एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, मतलब कि एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है, तो इसलिए यहाँ डेल जी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। तो ये था डिफरेंस गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब मैं आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताऊंगा, और ज़्यादातर जो वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल है उनमें ऑलवेज कैसी होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो देखो गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन और उसकी डिज़ाइन के बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एक पिछली क्लास का बैकग्राउंड लेके आऊँगा, एक टॉपिक बताऊँगा। उस टॉपिक के बारे में देखो अब मैं आपको बताऊँगा किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को बोलेंगे वोल्टिक सेल। देखो इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको कुछ एक जादू के बारे में बताता हूँ जो आपने 10th 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में। देखो गैल्वेनिक सेल, तो इस टॉपिक का नाम मैं दे देता हूँ बचपन का जादू, बचपन का जादू। देखो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये है एक बचपन का जादू, आपको उस टाइम ये जादू ही लगता था। देखो मैंने ले लिया ये कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने CuSO4 सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन ले लिया CuSO4 सॉल्यूशन ले लिया। अब जैसे ही CuSO4 सॉल्यूशन होता है इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है ब्लू इन कलर होता है, ब्लू इन कलर होता है। अब मैंने क्या किया इस सॉल्यूशन के अंदर एक जिंक रोड डिप कर दी, क्या डिप कर दी एक जिंक रोड डिप कर दी। अब जैसे ही जिंक रोड डिप की, अब जिंक रोड जैसे ही डिप की ये मैंने ले ली जिंक रोड, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर डिप की तो जिंक क्या है मोर रिएक्टिव है, किससे कॉपर से। तो ये चीज़ तुम्हारे को पता है जो जिंक है वो क्या है मोर रिएक्टिव है, मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज तुमने 10th में पढ़ी होगी, या फिर रेडॉक्स जो चैप्टर है उसके अंदर भी जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसका जो सॉल्यूशन है मतलब यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव, कॉपर है
लेस रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से। अब जो मोर रिएक्टिव होता है या फिर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज। तो यहाँ जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है इसकी, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और कॉपर क्या है, कॉपर क्या करेगा, कॉपर करेगा इलेक्ट्रॉन गेन, कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। देखो दुनिया में कोई भी चीज़ जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके जस्ट जो कोई भी जस्ट सामने जो होगा वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके जस्ट सामने वाला उसको क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। अब मोर रिएक्टिव, तो यहाँ से जैसे ही ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये ब्लू इन कलर था, ये क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। इसका जो ब्लू इन कलर होता है, यह तुमने पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू इन, मतलब कि ब्लू कलर का होता है। अब जैसे ही इसको डिप किया जिंक रोड को, जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कि ZnSO4 बना लेगा। तो अब जैसे ही कलरलेस हो गया तो तुम्हारे को उस टाइम क्या लगता था, अब ये तो वास्तव में क्या हो रहा है, एक जादू है, मतलब कि तुम्हारे को जादू ही दिखाई देता था कि पहले इसका कलर था ब्लू, अब जैसे ये रोड डिप की तो इसका कलर लेस हो गया, मतलब कि ब्लू कलर से क्या हो गया, कलरलेस। तो तुम्हारे को वो चीज़ उस टाइम क्या लगती थी, एक जादू। लेकिन ये जो कलरलेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन की वजह से इसका कलर कैसा हो गया, फेड हो गया या फिर कलरलेस हो गया। तो अब देखो यहाँ से जिंक क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो यहाँ से Zn क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, कोई मेटल दुनिया में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो यहाँ से देखो Zn तुमने इतना तो पढ़ ही रखा है, जिंक 0 से किस पे गया, 2+ पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक लूज कर रहा है तो उसके सामने वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। तो कॉपर Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। देखो यहाँ +2 चार्ज से किस पे आ गया, 0 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ जो हो रहा है रिडक्शन, तो एक ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखो इस बीकर के हाथ लगा के टच करोगे तो ये क्या होगा, गर्म हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होंगी, उसकी वजह से यहाँ क्या होती है, एक हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, वो यहाँ सराउंडिंग में बेकार जा रही है, मतलब कि इसका कोई यूज़ नहीं था। अब देखो इसने तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने क्या कर लिया, गेन। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ, नेट रिएक्शन, तो यहाँ से देखो नेट रिएक्शन क्या लिख सकते हो, Zn + Cu2+, और यहाँ से Cu2+, यहाँ से क्या बन रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये तुमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रखा है। तो यहाँ से Cu + Zn2+, ये जो नेट सेल रिएक्शन बनेगी इसी को हम बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है ये कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि अपने आप हो रही है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती हैं, या तो तुम इसको क्या कर दो, इनिशिएट कर दो, एक बार इनिशिएट कर दो फिर अपने आप, या फिर अपने आप ही जो रिएक्शन होती हैं, तो ये रिएक्शन अपने आप ही हो रही है। मैंने तो सिर्फ क्या किया, इस जिंक रोड को इसके अंदर डिप किया था और उसका कलर चेंज हो गया, तो अपने आप, तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। और देखो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट किया, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स। और नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ, ये है 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी वैल्यू जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो ये ध्यान रखना, नेट एक्सचेंज जितने इलेक्ट्रॉन, अगर देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बैलेंस करता, यहाँ 3 थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता है इस रिएक्शन को, और इसको 3 से, तो अपने पास नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, 6। तो यहाँ से ये पता चल गया। अब देखो जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी ये कोई काम नहीं आ रही थी, तो उस टाइम साइंटिस्ट के ये बात चुप गई कि हमारे होते हुए, साइंटिस्ट के ये बात चुप गई, जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो बर्बाद क्यों हो रही है, ये बात उनको चुप गई। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट
लाया जाए या कुछ ऐसा टूल लाया जाए जिससे जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो उन्होंने एक ऐसा टूल लिया या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए वो, जो ये हीट एनर्जी थी, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन ही हो रही, तो इस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसी के लिए उन्होंने गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल एक डिवाइस दी जो ये हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इसी से ऑब्टेन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसको यूटिलाइज किया जा सके। तो फिर साइंटिस्ट ने यहाँ से जो केमिकल एनर्जी थी उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फिर हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल की डिज़ाइन और वहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ जो कलर चेंज हो रहा है, तो ये देखो जैसे इसने किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्शन तो यहीं स्टॉप हो गई, मतलब कि अपने आप हो रही थी। जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन कर लिए। तो अब यहाँ से उसको चेंज करने के लिए पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल की डिज़ाइन। और उसके लिए देखो जो कॉपर या जिंक इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, उस एक एग्जाम्पल होता है डैनियल सेल बोलते हैं उसको, जिसके अंदर कॉपर और जिंक यूज़ किया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल की डिज़ाइन में हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, डैनियल सेल का।